जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 194 आईबी के बारे में। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेक्शन 194 आईबी की प्रोविजंस क्या है, क्या क्या उसकी एप्लीकेबिलिटीज है। उसके बाद में हम उसके रूल्स डिस्कस करेंगे और आखिरी में देखेंगे कि जो ऑनलाइन फॉर्म फाइल करना होता है 26QC वो किस तरह से करना है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोविजंस क्या है सेक्शन 194 आईबी की। तो सब सेक्शन 1 जो है सेक्शन 194 आईबी का, उसमें कुछ कंडीशंस दी गई है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ही ये सेक्शन एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। सबसे पहली चीज, ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा इंडिविजुअल और एचयूएफ को जिनका सेक्शन 44 AB के अंदर टैक्स ऑडिट नहीं होता है और वो लोग रेंट पे कर रहे हैं रेसिडेंट पर्सन को जो कि 50,000 पर मंथ से ज्यादा का है, तो ही ये सेक्शन एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सपोज करो जो रेंट पे करने वाला पर्सन है वो है इंडिविजुअल एचयूएफ, लेकिन उसका सेक्शन 44 AB के अंदर ऑडिट होता है और ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, 44 AB के अंदर ऑडिट नहीं होता है, लेकिन जो लैंडलॉर्ड है यानी कि जिसको रेंट पे कर रहे हैं वो पर्सन नॉन रेसिडेंट है और रेंट की अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, तो भी सेक्शन 194 आईबी एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में यानी कि नॉन रेसिडेंट को अगर रेंट पे कर रहे हैं तो उस केस में सेक्शन 194 एप्लीकेबल नहीं होगा। साथ ही साथ सेक्शन 194 आई है वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर नॉन रेसिडेंट को पेमेंट जा रहा है तो सेक्शन 195 एप्लीकेबल होगा और वहां पर जो रेट रहेगा मैक्सिमम मार्जिनल रेट रहेगा। अब बात करते हैं रेट की। बात 194 आईबी के अंदर जो डिडक्शन का रेट है वो 5% रहेगा और 194 आई के अंदर वो 10% है। आई होप आपको एप्लीकेबिलिटी जो है कब लगेगा कब नहीं लगेगा वो पता चल गया होगा। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन, रेंट का मीनिंग क्या है। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 194 आईबी, वहां पर रेंट को समझाया गया है। देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। रेंट मीन्स एनी पेमेंट डन अंडर एनी टेनेंसी और लीज और सब लीज और एनी एग्रीमेंट और एनी अरेंजमेंट फॉर द यूज ऑफ एनी लैंड और बिल्डिंग और बोथ। तो यहां पर ध्यान देने वाला या रीड करने वाला वर्ड है वो है लैंड और बिल्डिंग। तो ये सेक्शन लैंड और बिल्डिंग के केस में ही एप्लीकेबल होगी। अगर आपने कोई मशीनरी रेंट पर लेकर रखी है या दूसरी कोई चीज जो कि लैंड और बिल्डिंग के अलावा की है वो रेंट पर है तो सेक्शन 194 आईबी एप्लीकेबल नहीं होगा। वहां पर सेक्शन 194 आई की जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होगी। अगला है सब सेक्शन 2। यहां पर टाइम ऑफ डिडक्शन की बात करी गई है, तो पढ़ लेते हैं इस सेक्शन सब सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ रेंट फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर का लास्ट मंथ कौन सा होता है, मार्च के टाइम पर डिडक्शन कर लेना है। और लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी, सपोज करो आपने अप्रैल में जो प्रॉपर्टी है रेंट पर ले ली और आपने 3 महीने बाद यानी कि जून में उसे वैकेट कर दिया, तो लास्ट मंथ आपका जो टेनेंसी का है यानी कि जून का, उस मंथ में आपको डिडक्शन कर लेना है। और एट द टाइम ऑफ पेमेंट इन कैश और चेक और ड्राफ्ट और बाय एनी अदर मोड विच एवर इज अर्लियर, तो सबसे जो पहले आ रहा होगा उस टाइम पे आपको टैक्स का डिडक्शन कर लेना रहेगा। सब सेक्शन 3 क्या कहता है। सब सेक्शन 3 कहता है द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 203A shall not apply to person required to deduct tax in accordance with the provision of this section, यानी कि जो 10 नंबर लेने की प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। सब सेक्शन 4 क्या कहता है। इन केस वेयर द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 206AA, दैट इज जिसके पास पान नंबर नहीं है, उस केस में क्या रहेगा, 20% का रेट लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू such deduction shall not exceeds the amount of rent payable for the last month of the previous year or last month of the tenancy as the case may be, यानी कि जो लास्ट मंथ का टीडीएस रहेगा वो
20% आप काटोगे उस टाइम पर, अगर किसी के पास पान नंबर नहीं है तो। लेकिन वो लास्ट मंथ का जो रेंट की अमाउंट है उस अमाउंट से आपका टीडीएस की अमाउंट बढ़नी नहीं चाहिए। अब देखते हैं रूल क्या कहते हैं। रूल 30 सब रूल 2B वो कहता है अगर आपने इस तरह का पेमेंट किया है और टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया है तो आपको फॉर्म नंबर 26 QC फाइल करना रहेगा ऑनलाइन विद इन 30 days from the end of the month in which deduction is made and shall be accompanied by challan cum statement in form 26 QC। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 31 मार्च को आपका ड्यू है, उस दिन आपने डिडक्ट कर लिया टीडीएस, तो वहां से लेकर 30 दिन तक यानी कि 30 अप्रैल तक आपको 26 QC जो है वो फाइल कर देना रहता है। रूल 31 सब रूल 3B ये क्या कहता है, अगर आपने 26 QC फाइल कर दिया है तो 15 दिन के अंदर अंदर आपने फॉर्म नंबर 16C डाउनलोड कर लेना और आपके जो लैंडलॉर्ड है उनको दे देना है। अब लेट पेमेंट पर या लेट डिडक्शन पर इंटरेस्ट की प्रोविजन यहां पर भी एप्लीकेबल होगी। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो आपको डिडक्ट करना था 31 मार्च 2020 को, लेकिन आपने डिडक्ट ही नहीं किया, आपने डिडक्ट किया 22 अप्रैल 2020 को, तो आप यहां पर इतने पीरियड तक 22 दिन के लिए आप भूल गए हो तो आपको 1% पर मंथ, यहाँ पे 2 मंथ हो जाएंगे क्योंकि अप्रैल और ये मंथ, तो 1% पर मंथ का इंटरेस्ट लगेगा टीडीएस के अमाउंट के ऊपर। और आपने 20 अप्रैल 2020 को डिडक्ट कर लिया, लेकिन गवर्नमेंट को पेमेंट किया 30 अप्रैल 2020 को, यानी कि 6 दिन लेट पेमेंट किया है। तो लेट पेमेंट वाला जो पोर्शन है उतने दिन के लिए आपको 1.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, वो आपको पे करना रहेगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से ये जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल होती है। एग्जांपल, मिस्टर राम इज अ सैलराइड इंडिविजुअल, pays rent of ₹60,000 per month to Mr. Beam from June 19। तो जून से मिस्टर राम ने टेनेंसी ली है मिस्टर भीम के पास से। अब यहाँ पर 2 केस हैं। What if मिस्टर राम vacated the premises on 31 December 19? दिसंबर में ही उन्होंने प्रॉपर्टी वैकेट कर दी, तो कितना टीडीएस रहेगा और पेमेंट कब करना रहेगा, 26 QC कब फाइल करना रहेगा और 15C कब इश्यू करना रहेगा। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इफ मिस्टर राम वैकेटेड द प्रीमाइसेस ऑन 30 जून 2020। अब पहला केस ले लेते हैं। जून 19 से लेकर मार्च 20 तक 10 महीने होते हैं, क्योंकि जून से ये इसको दूसरा केस लेंगे, इसको तीसरा केस लेंगे और इसको पहला केस लेंगे। तो जून 19 से लेकर मार्च 20 तक 10 महीने होते हैं, तो 10 महीने के हिसाब से 60,000 इंटू 10, 6 लाख रुपए के ऊपर 5% 30,000 टीडीएस डिडक्ट करना रहेगा। मार्च का जो महीना रहेगा उसमें से, यानी कि मार्च का जो आपका रेंट पे करना है उसमें से 30,000 डिडक्ट कर लेना रहेगा। और 31 मार्च के बाद में यानी कि 30 अप्रैल तक 26 QC फाइल कर देना है और उसके 15 दिन के बाद फिर फॉर्म नंबर 16C डाउनलोड करके दे देना है। वो हम जो ऑनलाइन कैसे फाइल करना है वो आगे देख लेते हैं। दूसरा है, सपोज करो दिसंबर में ही वैकेट कर दिया तो क्या होगा। तो यहाँ पर जून से लेकर दिसंबर तक 7 महीने होते हैं, तो 60,000 इंटू 7 इंटू 5%, 21,000 टू बी डिडक्टेड फ्रॉम दी रेंट ऑफ द मंथ फॉर द दिसंबर 19, यानी कि दिसंबर का जो आप रेंट पे करोगे वहां से 21,000 का डिडक्शन करना है और वो 30 दिन के अंदर अंदर, यानी कि आपको 30 जनवरी तक 26 QC फाइल कर देना और उसके 15 दिन तक फॉर्म नंबर 16C डाउनलोड करके दे देना है। सपोज करो जून 2020 तक, जून 19 से लिया और जून 2020 तक आपने प्रॉपर्टी वेकेट कर दी, तो यहाँ पर आपको 2 हिस्सों में 26 QC फाइल करना रहेगा। पहले तो 31 मार्च तक, यानी कि रिपीट केस ए, ये वाला जो पहला वाला था वो आपको रिपीट करना है। फिर
अप्रैल से लेकर जून तक जो 3 महीने उसका 26 क्यूसी अलग से फाइल करना रहेगा। यानी कि फिनेंशियल ईयर चेंज होता है तो उसके बाद में अलग, और फिनेंशियल ईयर जब एंड होता है तब तक के लिए अलग। आई होप आपको तीनों के समझ में आ गए होंगे, खास करके ये आखिरी वाला। तो हर साल जैसे फिनेंशियल ईयर एंड हुआ आपको 26 क्यूसी फाइल कर देना है, और उसके बाद में अगर ईयर के बीच में प्रॉपर्टी वेकेट होती है तो वहां पर भी 26 क्यूसी फाइल करना रहेगा। अब देख लेते हैं कि आपको ऑनलाइन किस तरह से फॉर्म फाइल करना रहेगा। तो सबसे पहले हम गूगल पर सर्च करेंगे फॉर्म 26 क्यूसी। तो NSDL की आपको वेबसाइट मिलेगी, वहां पर क्लिक करना है। यहां पर देखिए ऑनलाइन फॉर्म फॉर फर्निशिंग TDS ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी फॉर्म 26 क्यूसी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। नेट मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है, मैं घर से कर रहा हूं इसलिए। यहां पर आपको आखिरी में सेकंड लास्ट वाला एक दिखेगा, TDS ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी फॉर्म 26 क्यूसी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे प्रोसीड्स के ऊपर। यहां पर देखिए टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन, एड्रेस, प्रॉपर्टी डिटेल, पेमेंट इंफॉर्मेशन। अब यहां पे देखिए आपको ये करने नहीं दे रहा है, लेकिन बाकी की डिटेल आप जैसे फिलअप करोगे वैसे ही अपने आप हो जाएगा। रेसिडेंट करना रहेगा क्योंकि नॉन रेसिडेंट में वो एप्लीकेबल नहीं है। फिर परमानेंट अकाउंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, उसका आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना है, कैटेगरी अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा जैसे आप पैन नंबर डालोगे। फिर कंफर्म द पैन नंबर ऑफ द टेनांट, टेनांट का यहाँ पे सॉरी लैंडलॉर्ड नहीं, यहाँ पे टेनांट का डालना था आपका, यानी कि जो रेंट पे कर रहा है उस पर्सन का पैन नंबर डालना है, उसकी कैटेगरी अपने आप आ जाएगी। वो पैन नंबर फिर से यहाँ पे कंफर्म करना है। फिर आगे पैन नंबर देना है लैंडलॉर्ड का, वहां पे इसकी भी कैटेगरी फिर से आ जाएगी, और फिर से वो पैन नंबर को कंफर्म करना है। जैसे ही आप ये सब फिलअप कर दोगे ये अपने आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी सिलेक्ट हो गया। फिर फिनेंशियल ईयर के लिए भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है। ये सब फिलअप करने के बाद नेक्स्ट आएगा, वहां पे फिर आपका एड्रेस देना है। अगला एड्रेस यहाँ पे दोनों का पूछेगा, लैंडलॉर्ड का भी पूछेगा और आपका भी पूछेगा, वो डिटेल देनी है। उसके बाद में प्रॉपर्टी की डिटेल रहेगी और आखिर में आपको पेमेंट करना रहेगा। अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है, अगर दो ओनर है एक प्रॉपर्टी के तो दोनों को 50-50 हजार की लिमिट अलग से नहीं मिलेगी जैसे 194I में मिलती है। यहाँ पे सपोज करो दो ओनर है तो दोनों की आपको डिटेल डालनी रहेगी और दोनों के लिए अलग से आपको फॉर्म 26 QC फाइल करना रहेगा। ये ध्यान देने वाली चीज है, ये 194I के जैसा सिमिलर नहीं है। वहां पर जो लिमिट है 2,40,000 की, जो पहले 180 थी अब इस फाइनेंशियल ईयर से 240 की हो चुकी है, तो वहां पे पर पर्सन आपको अलग अलग लिमिट मिलती थी। लेकिन यहाँ पे रेंट आपका पर मंथ 50,000 जा रहा है तो आपको अलग अलग पर्सन की जो पेमेंट हो रहा है उसकी लिमिट नहीं मिलेगी, आपका टोटल जो 50,000 है उसकी ही लिमिट यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। तो ये ध्यान दीजिएगा, और जैसे ही पेमेंट करोगे आपको एक नंबर जनरेट होगा, वो सेव करके रखिएगा, एक्नॉलेजमेंट वगैरह। उसके बाद में क्या करना है, आपको ट्रेसिस की साइट पे जाना है। यहां से आपको फॉर्म 16C डाउनलोड करना होता है। तो अगर आप रजिस्टर यूजर नहीं है तो पहले आप वो रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना, यहाँ पे आपको डिडक्टर सिलेक्ट नहीं करना, आपको टैक्स पेयर सिलेक्ट करना है। अगर आपको डिडक्टर सिलेक्ट करोगे तो आपको 10 नंबर वगैरह की डिटेल जरूर मांगेगा, तो टैक्स पेयर सिलेक्ट कर लेना और प्रोसीड कर लेना। जैसे आप प्रोसीड करोगे आपके पास है पैन नंबर, आपका सरनेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा पूछेगा। जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टार किया है वही आपको फिलअप करनी है, बाकी की फिलअप नहीं करोगे तो भी चलेगा। फिर कैप्चा डाल दोगे, उसके बाद में आपको इनकम टैक्स की जो ई फाइलिंग की साइड है वहां पर भी लेके जाएगा, वहां पर आपको यूजर आईडी मिल जाएगा और सारी डिटेल दे के आप उसको फिलअप कर देना। वहां पे फिर आपको 2 OTP मिलेंगे, एक OTP ईमेल पे जाएगा, एक मोबाइल पे जाएगा, और उसको वेरीफाई कर लेना। वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर होम पर जाकर लॉगिन कर पाओगे। दिखा देता हूं आपको, ये रहा लॉगिन। यहाँ पे जाकर आपको लॉगिन करना है, यूजर आईडी सॉरी आपको यहाँ पे टैक्स पेयर में सिलेक्ट करना है। इधर करोगे तो आपका वो एरर दिखाएगा, टैक्स पेयर में करना है, यूजर आईडी, पासवर्ड
और पान नंबर जैसे डालोगे लॉगिन हो जाएगा। वहां पर डाउनलोड सेक्शन रहेगा और रिक्वेस्ट का सेक्शन रहेगा। तो रिक्वेस्ट में जाके आपको फॉर्म 16C के लिए रिक्वेस्ट देना। फिर जैसे 26 QC आप फाइल करोगे उसके 3-4 दिन बाद यहाँ पर जाना, तब तक वो अपडेट हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट में फॉर्म 16C कर देना, आपको 2-3 घंटे के बाद में डाउनलोड में वो अवेलेबल हो जाएगा। अवेलेबल होने के बाद में उसे डाउनलोड कर लेना और ये जो प्रोसेस आपको 15 दिन के अंदर अंदर कर लेनी है फॉर्म 16C को डाउनलोड करने की। और फॉर्म 16C को डाउनलोड करके आपके जो लैंडलॉर्ड है उनको दे देना। उनके जो फॉर्म नंबर 26 AS होगा वहां पर वो ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।